हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आई होप। एंड जो मेंस का पार्ट है, जो कि खासकर आपका ऑप्शनल और एथिक्स, आई होप आपने पूरा कर लिया होगा अब तक। एंड रिवीजन फेज में चल रहा होगा, और जिसका पूरा नहीं भी हुआ है, सो देर इज नो नीड टू वरी कि ये कैसे पूरा होगा, कब तक। आप जनवरी तक का टाइम इजीली ले सकते हैं, मिड जनवरी तक का टाइम आप ले सकते हैं, 15 जन तक का टाइम। तब तक आप इसको पूरा खत्म कर लीजिए और उसके बाद पूरी तरह प्रीलिम्स मोड में लग जाइए। तो आज ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज इसके अंदर मेंस का भी कुछ एनालिटिकल पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आईआर के लिए जीएस2 में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है। प्लस प्रीलिम्स के लिए इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसके इस पूरा जो ये टॉपिक है, ये सिर्फ़ एक ही स्लाइड से हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हुआ क्या था, म्यांमार के अंदर के इश्यू क्या-क्या है, प्लस इंडिया के लिए वो कंसर्न क्यों है और इंडिया का उसमें स्टैंड क्या है। बहुत ही एक एनालिटिकल बात है ये, इसको हम पूरा ध्यान से समझेंगे। सो लेट अस बिगिन। और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है जब इलेक्शंस हुए थे। म्यांमार में इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस के बाद जब गवर्नमेंट बनने वाली थी, उसी दौरान मिलिट्री ने वहाँ पे क्या कर लिया था, अपना रूल कर लिया था। मिलिट्री रूल बेसिकली वहाँ स्टार्ट हो गया था। यानी मिलिट्री ने सत्ता हथिया ली थी। और उसके बाद से ही वहाँ रिबेल्स स्टार्ट हो गए हैं, रिबेलियन स्टार्ट हो गए हैं, ताकि वो सत्ता वापस मिलिट्री से छीन के अपने हाथों में ली जा सके। अब देखो, उसके बाद क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स हैं वहाँ पे। ग्रुप्स के नाम मैं आपको पहले बताता हूँ, जिनको वहाँ के एथनिक ग्रुप्स भी बोलते हैं, ईएओ, है ना? एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्लस पीडीएफ। पीडीएफ मतलब पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। ये 2 ग्रुप्स की अगर हम बात करें, प्लस एक वहाँ नेशनल यूनिटी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जो कि कौन-सी गवर्नमेंट है? वहाँ ये कहती है कि हम वहाँ की गवर्नमेंट है, लेकिन ये ऑपरेट कहाँ से कर रही है? एक्साइल से। यानी कि बेसिकली वो अभी दूर से ऑपरेट कर रही है, एकदम वहाँ की जैसे फ्रंट में आके सरकार काम करती है, वैसे नहीं कर रही है। छुप के इस तरह से वो काम कर रही है, एक्साइल में है। तो वो इस तरह से काम कर रही है। अब ये अगर आपको चीज़ें तीनों ग्रुप्स के बारे में समझ में आ गया होगा, तो अब अगला स्टेप ये है कि इन तीनों ने मिलके अलायंस किया, यानी तीनों एक जगह आए, मिले, और इन्होंने क्या किया, मिलिट्री जो रूल चल रहा है वहाँ पे, मिलिट्री जो मिलिट्री रिजाइम है, उसे वहाँ क्या बोलते हैं? जनता बोलते हैं, जनता। ठीक है? उसको ओवरथ्रो करने के लिए इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये शुरुआत हुई शान स्टेट से, यहाँ पे। शान स्टेट में एक अटैक हुआ। अटैक किसने किया? ईएओ ने। ईएओ यानी हमने ऑलरेडी देख लिया, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस। 3 ईएओ हैं, वहाँ पे 3 ईएओ हैं, जिनको हम बोलते हैं थ्री ब्रदरहुड अलायंस। ठीक है? ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि थ्री ब्रदरहुड अलायंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जैसे लास्ट टाइम प्रीलिम्स में आपको पता होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि इन 4 देशों में से कौन से देश में मिलिट्री कूप हुआ है। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसी तरह से इसीलिए इतना रेलेवेंट हो जाता है कि इस तरह के टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं कि थ्री ब्रदर्स अलायंस, उसमें कौन-कौन है? 3 तरह के ईएओ इन्वॉल्व्ड हैं। 3 ईएओ हैं, उनका अलग-अलग नाम है, हालाँकि अलग-अलग नाम आप देख सकते हैं कि जैसे म्यांमार डेमोक्रेटिक अलायंस है, एक का नाम है तांग अलायंस है, तांग लिबरेशन आर्मी है, फिर एक का नाम है अराकन आर्मी। तो इस तरह से वो 3 हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्ट आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि जो पहला अटैक हुआ था, कहाँ हुआ था? शान स्टेट में हुआ था, यहाँ से शुरुआत हुई थी। ये कहाँ है? चाइना के पास में है, ठीक है? चाइना बॉर्डर के लग के है। ये म्यांमार का रीजन है पूरा यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में क्या है? इंडिया है अपना, यहाँ बांग्लादेश आ गया इस तरफ, और यहाँ पर ये अदर कंट्रीज़ आ गए हैं। तो चाइना के बॉर्डर से लग के शान स्टेट है, यहाँ पे अटैक हुआ था, और किया किसने था? थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने किया था। अब डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन गया, प्लस इसको अंजाम दिया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन 1027। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली एकदम पूछेंगे, ऑपरेशन 1027 वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। तो
1027 अब है क्या ये कुछ नहीं है, ये क्या है 27 और ये क्या है 10, तो ये 27 अक्टूबर को हुआ था इसीलिए इसको 1027 बोल दिया गया, ठीक है? तो एकदम सिंपल है याद रखना अब इसको 1027 क्यों है 27 अक्टूबर को ये किया गया था इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ऑपरेशन 1027। तो 2 बातें हमें याद रखनी है, एक तो थ्री ब्रदरहुड अलायंस और दूसरा ऑपरेशन, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब बात आती है मेंस की। मेंस में एनालिटिकल क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि म्यांमार की जो कंडीशन है और जो हमारे इंडिया के अंदर रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अब आप देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो धीरे-धीरे फैलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ के जो 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, इन पे भी उन दोनों उन जो अलायंस था, उन्होंने क्या कर लिया है इस पे? कब्ज़ा कर लिया है। तो वो एरियाज़ जो यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग है इंडिया की, उस पे भी उनका कब्ज़ा है। अब जो सट के यहाँ से एरिया बनता है, उस एरिया के अंदर जो रीजन्स आते हैं, उन रीजन्स के नाम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि खम्पात और चिन स्टेट कौन से देश से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा रिखावदार, खम्पात, चिन स्टेट बिलॉन्ग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस? क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की यूपीएससी की आदत है और अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो हमें पता होना चाहिए और ये इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो अगर ये बॉर्डर है और यहाँ पे ये 2 रीजन्स हैं किसके? म्यांमार के, ये 2 रीजन्स हैं इंडिया के, कौन-कौन से? ये है ज़ौ खातकर और यहाँ कौन-सा है? मोरे। तो ये 2 कनेक्टिविटी है और इन दोनों के नाम अभी हमने देखे वो हैं और मोरे से और ज़ौ खातकर से इन दोनों की कनेक्टिविटी बनती है और ये दोनों किसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं? एंटी जनता फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट एक और चीज़ थी जो हमने देख ली। तो मेंस की हम बात कर रहे थे कि मेंस में इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट आएगा कि म्यांमार में जो रिफ्यूजी जो म्यांमार में जो क्राइसिस हो रहा है उसके कारण रिफ्यूजी कहाँ इन्फ्लक्स हो रहे हैं? इंडिया के अंदर इन्फ्लक्स हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ पे क्या है? यहाँ मणिपुर है और मणिपुर में तो ऑलरेडी क्या है? वायलेंट कंडीशंस हैं। यानी बहुत वोलेटाइल कंडीशंस हैं वहाँ पे। क्योंकि कुकी और मीटीज़ वाला इश्यू जो हम देख चुके हैं पहले। तो वही इश्यू वहाँ पे हो रहा है और ऐसी स्थिति में इतने सारे रिफ्यूजीज़ का अंदर फ्लड इन होके आना हमारे देश के लिए एक खतरा बन सकता है, वहाँ के लोगों के लिए खतरा बन सकता है। तो अब ये तो हो गई कंडीशन कि इंडिया का क्या कंडीशन है, तो अब इंडिया का स्टैंड क्या है इसके ऊपर, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट हमेशा करेगा इंडिया, क्यों? क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक। अब दूसरे वहाँ रूल है किसका? मिलिट्री का अभी और इंडिया को एक तरह से रिलेशन भी तो मेंटेन करना है उनके साथ। तो अब इंडिया कह रहा है कि हाँ, हम डेमोक्रेसी को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं वहाँ पे कि हमारा जो डेमोक्रेटिक एफर्ट है वहाँ के लिए, वो तो हमेशा बना ही रहेगा। प्लस साथ ही साथ हमें वहाँ की जो मिलिट्री जैसे जो जनता रूल है, इसकी कंसर्न्स का भी हमें ख़्याल है। यानी क्या कर रहे हैं हम? एक बहुत ही फाइन थिन बैलेंस लाइन बना के चल रहे हैं। अब इसी तरह की लाइन्स ही हमें कॉन्क्लूजन्स में भी लिखनी चाहिए। तो अगर कोई क्वेश्चन बनता है कॉन्क्लूजन उसमें लिखना है हमें, तो हम इस तरह का स्टेटमेंट ही लिखेंगे कि हाँ, हम डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस साथ ही साथ वहाँ की जो मिलिट्री जो जनता रूल है बेसिकली उसके भी कंसर्न्स हमें ध्यान रखते हुए आगे स्टेप्स लेना चाहिए। तो ये वे फॉरवर्ड भी हो जाएगा और ये एक अपना अच्छा कॉन्क्लूजन बन के भी आ जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसको सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आपके प्रीलिम्स में भी मदद हो सके और साथ ही साथ मेंस में भी मदद हो सके। सो थैंक यू एवरीवन।